नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था फोर्थ चैप्टर 11th क्लास के अंदर सुमित्रा नंदन पंत, उसके लिए हमने पहले जो वीडियो आपने देखा है उसके अंदर सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जीवन परिचय वो बताया था मैंने आप लोगों को, और वे आंखें कविता जो है उसे हमने आरंभ कर दी थी, उसके क्वेश्चन आंसर भी कराए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको आगे की ये जो कविता है पूरे अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आपको सब बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि समय पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज हम लोग ये शुरू कर रहे हैं आगे की कविता, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं ताकि पीछे की जो बातें हैं वो आपको याद आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का याद दिलाता हूं कि जो सुमित्रा नंदन पंत हैं वो हिंदी साहित्य के छायावाद के ही प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो उसी के साथ में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उनका जन्म कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में हुआ था। अल्मोड़ा के पास में कोसानी गांव है, उस कोसानी गांव में इनका जन्म हुआ था। बचपन में ही इनकी माता का क्या हो गया? देहांत हो गया। तो इनका जो जीवन है वो बहुत संघर्षों में रहा, लेकिन प्रकृति की गोद में जन्मे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं आगे चल करके अपने जीवन के अंदर अध्ययन किया। लेकिन इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अपने बड़े भाई के साथ में बनारस और इलाहाबाद में चले गए थे और वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करी थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं इनका मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम क्या है? गुसाई दत्त। मूल नाम क्या है? गुसाई दत्त है। लेकिन इन्होंने बाद में जब काव्य रचना करने लगे थे तो अपना नाम बदल लिया और इन्होंने अपना नाम बदल करके क्या रख लिया? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के नाम से ये काव्य रचना करते रहे। उच्च शिक्षा के लिए भाई के साथ कहाँ चले गए? बनारस, इलाहाबाद चले गए। लेकिन वहां जब ये अध्ययन कर रहे थे उसी समय गांधी जी का एक असहयोग आंदोलन आरंभ हो गया था और गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के इन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद भी ये स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करते रहे और सन 1956 ईस्वी में 1956 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो में परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हो गए और 57 तक वो प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से जुड़े रहे। लेकिन 1977 के अंदर इनका क्या हो गया? 28 दिसंबर 1977 में इनका निधन हो गया। तो ये इनका परिचय जो है मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो पहला काम यही है बच्चों कि आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। अब ये जो कविता है वे आंखें, इस कविता के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें कि भाई ये है क्या, तो इसके अंदर ये बताया है कि जो किसान हैं, किसान की दुर्दशा का चित्रण किया गया है कि जब देश आजाद नहीं हुआ था, आजादी से पहले भी किसानों पर कितना अत्याचार किया जाता था, कितना शोषण किया जाता था, किस तरह उनके साथ अमानवीय घटनाएं घट जाती थी। जब देश आजाद हो गया है तब भी किसानों को ध्यान में रख करके कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई जिससे कि उनका जो जीवन है वो उन्नत हो सके, उनके जीवन में सुधार हो सके। तो किसान की जो आंखें हैं उनके अंदर हमेशा दुख और दीनता का जो भाव है वो भरा रहता है। इसीलिए इस कविता के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसान के जीवन की जो घटनाएं हैं या जीवन से जुड़े हुए जो दुख हैं, संघर्ष हैं और किस तरह से आज़ादी से पहले उन्हें जमींदार साहूकारों के कुचक्रों में, षड्यंत्रों में फंसना पड़ता था, उस सब बातों को वो आंखों के माध्यम से समझा रहे हैं। तो इससे पहले जो पद पढ़ा था आपने पढ़ा, वे आंखें मतलब गुहा सरीखी, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा उनमें दुख का दारुण। ठीक है ना, दारुण यानी कि जो भयानक जो है दुख का
दारुण यानी कि दारुण का मतलब भयानक, दैन्य दुख का नीरव रोदन यानी कि गुफा के अंधकार से युक्त गुफा के समान किसान की उन आँखों में झांकने से भी डर लगता है, क्योंकि किसान की उन आँखों में जो दुख और दीनता का भाव जो है भरा रहता है। एक समय था जब किसान बिल्कुल स्वाधीन था, स्वतंत्र था, वह अपने खेतों का स्वयं मालिक था। यानी कि वहाँ से वो इस कविता के माध्यम से किसान के जीवन की जो कहानी है उसे वो आरंभ करता है। स्वाधीन रहा था किसान, ठीक है ना। एक समय था जब किसान बिल्कुल स्वाधीन था, स्वतंत्र था और वह अपने खेतों का स्वयं मालिक होता था। इस बात को लेकर के वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहता था और उसकी आंखों में जो है एक स्वाभिमान भरा रहता था। लेकिन वो किसान के जो खेत हैं वो भी उससे छिन जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए कैसे घटनाएं घटती हैं। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, कि अपने लहराते हुए खेतों को देखकर उसकी आंखों में वो हरियाली लहराती रहती है। द्रग का मतलब क्या होता है? नेत्र होता है। यानी कि जो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, किसान के जीवन की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक समय था जब किसान अपने खेतों का स्वयं मालिक था और उन खेतों का मालिक होने की वजह से उसके मन में हमेशा प्रसन्नता रहती थी, एक स्वाभिमान भरा रहता था और उसकी आंखों में, उसकी नेत्रों में वो लहराते हुए खेत जो है उन्हीं की यादें उसके आंखों में लहराती रहती है। लेकिन हुआ बेदखल वह अब जिनसे अब वो क्या हो गया है? बेदखल हो गया है। अब देखिए बेदखल कैसे हो गया है कि प्राचीन समय के अंदर जो जमींदार होते थे या साहूकार होते थे, वो जमीन जो होती थी किसानों को पट्टे पर दी जाती थी। यानी कि एक समय के लिए उन्हें पट्टे पर वो जमीन दी जाती थी और बदले में वो किसान से क्या लेते थे? लगान लेते थे। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि जो किसान है वो समय पर लगान नहीं दे पाता था। इस वजह से जो जमींदार होते थे वो न्यायालय की सहायता से उनके वो खेत उनसे छीन लेते थे। उस खेत के अंदर फसल उगी हुई है, उस समय वो उनके ऊपर ऐसा षड्यंत्र रचते थे या उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाते थे कि हमें पिछला पैसा दो तो ही मैं तुम्हें ये फसल काटने दूंगा। ऐसी स्थिति में वो उनके ऊपर जो है कानूनी दावपेच खेलकर, षड्यंत्र करके या कोई आरोप लगाकर उनसे वो खेत छीन लेते थे। अब वो क्या हो गया? वो बेदखल हो गया। अब वो खेतों से बेदखल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में वो लहराते हुए खेतों की जो याद है आज भी उसकी आंखों में इसी तरह से दिखाई देती रहती है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये यही है कि लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, कि किसान अब अपने खेतों से बेदखल हो गया है, अर्थात जमींदार ने उनके खेतों से उनको दूर कर दिया है। लेकिन किसान की आंखों में अपने वो लहराते हुए जो खेत है उसकी आंखों में अभी भी यादों के रूप में लहराते रहते हैं, क्योंकि एक समय था जब किसान अपने खेतों का स्वयं मालिक था और उसके आंखों में एक अभिमान, एक स्वाभिमान भरा रहता था। लेकिन जमींदारों ने उन्हें उन खेतों से क्या कर दिया? बेदखल कर दिया। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, और वो लहराते हुए खेतों के तृण तृण से, तिनके तिनके से किसान के जीवन की हरियाली, हरियाली का मतलब ही प्रसन्नता होता है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, और उसके जीवन की जो प्रसन्नता है, हंसती थी खुशहाली जिसके तृण तन से, यानी कि खेतों के तिनके तिनके से, अर्थात उसकी फसल की हरियाली से किसान की आंखों में हमेशा एक प्रसन्नता का भाव रहता था। तो ये जो चार पंक्तियां हैं इसे एक बार वापस से मैं पढ़ देता हूं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान से देखिए बच्चों, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं किसान की आंखों में अब भी उसके अपने वो खेत लहराते रहते हैं जिन खेतों से जमींदार ने उसे बेदखल करके उससे छीन लिया है। ठीक है, उसके वे खेत उससे छीन लिए गए जिनमें उगे हुए हरे तिनकों की जो हरियाली है, लहराते हरे भरे खेतों के एक एक तिनके में
उनके जीवन की हरियाली खिलखिलाती रहती थी। अर्थात खेतों के छिन जाने से किसानों के जीवन की जो प्रसन्नता है वो भी क्या हो गई, नष्ट हो गई। मतलब एक समय था जब किसान अपने खेतों का स्वयं मालिक होता था और वह अपने खेतों के मालिक होने के स्वाभिमान जो है उसकी आंखों में झलकता था। और जब फसल उस खेत में लहराती थी तो उस लहराती हुई फसल के तिनके तिनके में उस किसान के जीवन की खुशहाली भरी रहती थी। लेकिन जमींदारों ने उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाकर, ऐसी चाल चलकर उनके खेतों से उसे बेदखल कर दिया। लेकिन बेदखल होने के बाद भी किसान जो है उनके अपने खोए हुए खेत फिर से याद आते हैं। अर्थात किसान के जीवन की जो सारी प्रसन्नता है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है उनके खेतों के छिन जाने से। ठीक है, तो बेदखल करने का मतलब पूछा जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि बेदखल का मतलब क्या है। तो बेदखल का मतलब क्या है कि जो जमींदार होते थे वो किसानों को प्राचीन समय में जो जमीन थी वो पट्टे पर दी जाती थी, बदले में किसान से वो लगान लेते थे। कई बार किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे तो जो जमींदार होते थे, जो साहूकार होते थे, वो कानूनी दावपेच खेल करके न्यायालय की मदद से वो जमीन जो है उनसे छीन लेते थे। इस वजह से किसान की हरी भरी खेती जो है छिन जाती थी, जिसके कारण से उनकी जो प्रसन्नता है वो किस में बदल गई, दुख में बदल गई। ठीक है, आंखों ही में घूमा करता है वह आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब देखिए, आंखों में ही घूमा रहता है। आगे ये बात करता है कि जब जमींदार साहूकार किसान को उनके खेतों से बेदखल करने आए तो किसान का जो जवान बेटा था उसने क्या करा, विरोध किया। उसने क्या करा, विरोध किया। ठीक है, लेकिन जो कारकुनों थे यानी कि जमींदार और साहूकारों के पैसों से खरीदे हुए जो लठेत थे, नौकर थे, उन्होंने लाठियों से मार मार करके, लाठियों के प्रहार से उनके जवान बेटे को क्या कर दिया, मार दिया, जो हमेशा उस किसान की आंखों में घूमता रहता है। यानी कि यहाँ कवि किसान के जीवन को आगे बढ़ाते हुए बताता है कि किस तरह से जमींदार और साहूकारों के अत्याचारों की वजह से, उनके शोषण की वजह से किसान का जो जवान बेटा है वो मारा गया। तो कह रहा है कि आंखों ही में घूमा करता है वह आंखों का तारा। तो यहाँ पर देखिए, आपसे पूछेंगे आंखों का तारा से क्या अभिप्राय है। तो आंखों का तारा एक मुहावरा है और जिसका मतलब होता है सबसे प्यारा। ठीक है, लेकिन यहाँ आंखों का तारा कौन है, किसान का बेटा है। और वो कैसे मारा गया, वो कैसे मर जाता है, तो जब किसान का जो खेत है वो जमींदार और साहूकार छीनने आते हैं तो जवान बेटा है तो अपने खेत छीनते हुए कैसे देखेगा, तो वो खेतों का विरोध करता है कि हम हमारे खेत तुम्हें नहीं लेने देंगे। तो जो जमींदार और साहूकार थे वो अपने साथ लठेत रखते थे, जिनके लिए शब्द क्या है, कारकुन, जिनको अपन ये कह सकते हैं जमींदार और साहूकारों के कारिंदे, कारिंदे या फिर लठेत कह सकते हो। अर्थात भाड़े के उनके जो नौकर होते थे वो लाठियों के प्रहार से उनके बीच में आने वाले लोगों को मार देते थे। जब किसान के बेटे ने उस खेत को लेने से उसका विरोध किया तो उन कारकुनों ने लाठियों के प्रहार से उसके जवान बेटे को मार दिया। आज किसान की आंखों में उसका वो सबसे प्यारा बेटा, वो जवान बेटा हमेशा उसकी आंखों में घूमता रहता है, उसकी याद किसान को आती रहती है। तो एक बार और सुने ध्यान से कि उस किसान पर जमींदार और महाजनों ने कैसे कैसे अत्याचार किए। कवि उन्हीं अत्याचारों के संबंध में वर्णन करता हुआ आगे कहता है कि उस किसान की उन आँखों में अपना वह आँखों का तारा प्यारा बेटा हमेशा घूमता रहता है, हमेशा ही उसकी छवि आँखों में समाई रहती है, जो भरी जवानी में ही
जमींदार और साहूकारों के लठेत नौकरों द्वारा लाठियों से मार डाला गया था, अर्थात खेत से बेदखल होने का विरोध करने पर उन लोगों ने उसके इकलौते जवान बेटे को जान से मार डाला था। वह किसान निराशा की स्थिति में यही सब सोचता रहता है कि किस तरह से उसका बेटा मारा गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, आंखों ही में घूमा करता वह आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। तो ये पद आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन आंसर समझते हैं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार मैं रिपीट जरूर कर दूंगा। तो देखो यहाँ कह रहे हैं किसानों की आंखों में केवल अब खेतों की यादें क्यों रह गई है। किसानों की आंखों में केवल अब खेतों की यादें क्यों रह गई है। तो आप बताएंगे कि एक समय था जब किसान अपने खेतों का स्वयं मालिक होता था और इस वजह से उसके मन में हमेशा प्रसन्नता रहती थी, अभिमान भरा रहता था। किंतु जमींदार और साहूकारों के अत्याचारों से, उनके षड्यंत्रों के कारण से वो किसान अपने खेतों से क्या हो गया है, बेदखल हो गया है। इस वजह से आज रह रह करके किसान को अपने उन खेतों की क्या आती है, याद आती है। क्लियर है। तो आप इसको लिखने के तरीके से भी समझ लो कि आपने लिखना क्या है बच्चों। किसानों की आंखों में केवल अब खेतों की यादें इसलिए रह गई है क्योंकि वे किसान कभी खेतों के मालिक हुआ करते थे। उस समय वे अपना जीवन स्वाभिमान पूर्वक जिया करते थे। जमींदारों को लगान ना दे पाने के कारण बेदखल हो गए। परिणाम स्वरूप उन खेतों की यादें ही उनके मन में रह गई है। तो आप इसको इस ढंग से भी लिख दीजिए, मैंने बताया ऐसे भी लिख सकते हो। किसानों की आंखों में खेतों की यादें इसलिए रह गई हैं क्योंकि एक समय था जब वह उन खेतों का स्वयं मालिक होता था, लेकिन समय पर लगान ना देने के कारण से जमींदार ने, साहूकारों ने उसे खेत से क्या कर दिया, बेदखल कर दिया। इस कारण वह खेत उसकी आंखों में लहराते रहते हैं, उन खेतों की याद उसे आती रहती है। यहाँ आंखों का तारा से क्या अभिप्राय है, आप बताएंगे। आंखों का तारा से तात्पर्य है सबसे प्यारा, और यहाँ किसान के बेटे के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आंखों का तारा से मतलब है किसान का सबसे प्यारा बेटा या पुत्र। ठीक है। किसान के जीवन की प्रसन्नता क्यों नष्ट हो गई। भाई किसान का जो जीवन है उसकी प्रसन्नता क्यों नष्ट हो गई, क्योंकि उसके जीवन में जो खेत थे उनसे वो बेदखल हो गया। उसका जो बेटा है वो कारकुनों ने मार दिया, इसलिए अब उसके जीवन में दुख ही दुख है, प्रसन्नता कैसे आएगी। तो किसान के जीवन की प्रसन्नता क्यों नष्ट हो गई, क्योंकि वह अपने खेतों से बेदखल हो गया और उसके बेटे को कारकुनों ने या जो जमींदार साहूकारों के जो कारिंदे थे उन्होंने लाठियों के प्रहार से उसके जवान बेटे को मार दिया। इसलिए किसान के जीवन की जो सारी प्रसन्नता है वो क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। तो देखिए क्या लिखना है आप लोगों को। किसान के जीवन की प्रसन्नता इसलिए नष्ट हो गई, किसान के जीवन की प्रसन्नता इसलिए नष्ट हो गई क्योंकि जिन खेतों का वह अपने आप को मालिक समझते थे उन खेतों से उन्हें बेदखल कर दिया गया और उसके जवान बेटे को मार दिया गया। इसलिए उसकी सारी प्रसन्नता क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। ठीक है। आगे देखिए, कारकुन कौन थे। एक पहला क्वेश्चन है, कारकुन कौन थे। तो आपने बताना है कारकुन जमींदार या साहूकारों के कारिंदे होते थे, अर्थात पैसों के खरीदे हुए नौकर या लठेत होते थे। ठीक है। उन्होंने किसान के पुत्र को क्यों मार दिया था। तो आपने बताना है कि जब जमींदार साहूकार किसान को उसके खेत से बेदखल करने के लिए गए तो किसान के बेटे ने क्या करा, विरोध किया और परिणाम स्वरूप उन लठेतों ने लाठियों के प्रहार से उसे मार दिया। समझ में है ना। कारकुन कौन थे, जमींदार और साहूकारों के कारिंदे थे, अर्थात लठेत थे। ठीक है। उन्होंने किसान पुत्र को क्यों मार दिया था कि जब किसान
के खेत से उसे बेदखल किया गया तो उसके बेटे ने क्या करा, उस चीज का विरोध किया, परिणाम स्वरूप लाठियों के प्रहार से उसे मार दिया गया। ठीक है, तो वापिस सुनिए, मैं बोल देता हूं। कारकुन जमींदार और साहूकारों के कारिंदे थे। समय पर दिया हुआ ऋण या लगान ना दे पाने के कारण कारिंदों ने किसान के पुत्र को विरोध करने पर क्या कर दिया, मार दिया। तो इसमें थोड़ी कठिन भाषा है, आप अपने तरीके से लिख दीजिए, जैसा मैं बोल रहा हूँ इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर देखिए ये कह रहा है, ये जो सौंदर्य बोध का प्रश्न है, इसमें बेटा मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को, दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक ये पूछता है भाव सौंदर्य पूछता है, क्या पूछता है, भाव सौंदर्य, और एक ये भाषा शिल्प। ये भाषा शिल्प जो है कहीं तो आपसे भाषा सौष्ठव शब्द दे सकता है, ठीक है, और कहीं पर आपसे शिल्प सौंदर्य शब्द दे सकता है, ठीक है, या भाषा सौंदर्य दे सकता है। तो इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो यहाँ तो आपको जो 3 लाइनें फिक्स करवाई है कि पदों में मधुरता, सरसता, गेयता है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है, इस पद में शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है, भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी है, भाषा सरल, सुबोध, प्रवाहमयी है, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ये इस तरह के पॉइंट तो आप लिख ही देंगे इसके अंदर, ठीक है। बाकी आप लिख सकते हो खड़ी बोली मिश्रित भाषा का प्रयोग करा है, तत्सम, तद्भव, प्रदान, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है, अलंकारों के बारे में बता सकते हो, ठीक है, छंद बता सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह की बातें आप लिखनी है। तो ये सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं भाव सौंदर्य के बारे में। भाव सौंदर्य मतलब इसमें क्या बताया गया, तो ध्यान से सुनो बच्चों। भाव सौंदर्य, जमींदारों और साहूकारों के लठेतों ने किसान के खेतों पर कब्जा कर लिया तो उसके पुत्र ने उनका विरोध किया, परिणाम स्वरूप जमींदारों के भाड़े के लठेतों ने उसे मार डाला। किसान की आंखों में वह घटना घूमती रहती है, इससे उसकी आंखों और हृदय में भयानक दीनता का भाव भरा रहता है। इस घटना के कारण उसकी आंखों में और उसके हृदय में करुणा का, दीनता का भाव भरा रहता है। वापिस सुन लीजिए कि जमींदार और साहूकारों के लठेतों ने किसान के खेतों पर कब्जा कर लिया, उसके बेटे ने उनका विरोध किया, परिणाम स्वरूप जमींदारों के लठेतों ने उसे मार दिया और किसान की आंखों में ये घटना हमेशा घूमती रहती है, इससे उसकी आंखों और हृदय में करुणा और दीनता से भरा रहता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बच्चों इसमें अलंकारों के बारे में कि इसमें अलंकार कौन कौन से, तो आप ये ध्यान रख लीजिए, वर्णों की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है, वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। क्लियर। दूसरा ध्यान रखिए, तृण, एक जैसे दो शब्द आए, दोनों के अर्थ समान हो और अन्वय भी समान हो तो होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहां पर ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो अलंकार वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार, तृण जो शब्द है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है, और साथ ही इसके अंदर एक रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, यानी कि उसके जीवन के ऊपर हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण, यानी कि जो हरियाली है उसे जीवन के ऊपर आरोपित कर रहे हैं, प्रसन्नता, तो एक तरह से रूपक अलंकार है यहाँ पर बच्चों। तो ये 3 अलंकार आपने ध्यान रखने हैं, वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, तृण जो शब्द है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और एक रूपक अलंकार है। ये इस तरह से 3 अलंकार बताने हैं। फिर आता है इसके भाषा शिल्प पर प्रकाश डालिए। तो आप भाषा शिल्प पर प्रकाश डालेंगे तो क्या कहेंगे? तत्सम तद्भव प्रदान मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव प्रदान मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसमें मधुरता, सरसता, गेयता है, भाषा सरल, सुबोध, प्रभामयी है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है, ठीक है, और यहाँ प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। आप ये कह सकते हो 3 तरह के गुण होते हैं ना, तो प्रसाद या माधुर्य गुण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, दोनों लिख सकते हो आप, प्रसाद और माधुर्य गुण। तो इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो। ये
चैप्टर आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए यहाँ तक आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जब आप लोग पढ़ाई करते हो तो करना क्या है आप लोगों को बच्चों, कि ये जो क्वेश्चन आंसर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, इनके उत्तर आपको खुद को लिखने होते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो सबसे पहला काम होता है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, और उसके बाद में आपने प्रश्न 1, प्रश्न 2, 3, 4 प्रश्न ये हैं और 3 प्रश्न ये दिए जाते हैं। इन सभी का उत्तर आपको स्वयं को लिखना है। मैं आप लोगों को PDF फॉर्म में नोट्स नहीं दूंगा, आपको इस वीडियो को देखकर ही अपना होमवर्क करना है, क्योंकि इतने अच्छे ढंग से समझाने के बाद आप अपना होमवर्क स्वयं कर सकते हो। और ये आदत आप में डेवलप होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि हमें बोर्ड का एग्जाम देना है। बोर्ड की जो क्लास होती है उसके अंदर पता नहीं क्वेश्चन किस तरह से बनकर आता है, तो हमें लिखने का तरीका स्वयं आना चाहिए कि मैं किसी उत्तर को लिखूंगा तो किस ढंग से लिखूंगा, किस तरीके से लिखूंगा। यहाँ एक बच्चे का नाम लेना चाहूंगा, युवराज का। उसने जो पिछला सारा काम किया है बहुत अच्छे ढंग से उसने किया है, नया बच्चा है, ठीक है। और भी 1-2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली ये काम करके दिखाया है और बिल्कुल अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में वो काम कर रहे हैं। तो उन सभी बच्चों को साधुवाद, धन्यवाद, जो मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं और मेरे बताए हुए रास्ते के अनुसार वो अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते चल रहे हैं। बच्चों इसी तरह आप लोग मेहनत करते चाहिए और इसका जो परिणाम होगा वो बहुत अच्छा होगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को हिंदी भाषा के बारे में अच्छे से जानकारी दूं, समझाऊं, ताकि आप आगे वाली जो क्लासें हैं उनमें अच्छे से कर सकें, लिख सकें, ठीक है। अभी ऑफलाइन जब क्लास शुरू हो जाएगी तो मैं आप लोगों की हैंडराइटिंग और आपका जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर में हम काम करेंगे, उसमें भी सुधार करेंगे, क्योंकि जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं वहाँ हमें किस ढंग से लिखना चाहिए, किस तरह की चीज़ों को अपनाना चाहिए, ये सब काम हम लोग करेंगे। लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता, जब तक आप खुद नहीं करना चाहेंगे तो ये काम संभव नहीं है। इसलिए आप अपने मन से ये सोचे विचार करें कि यार मुझे ये काम करना है, इसमें इस तरह का काम होगा, जरूर होगा। तो अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो काम जरूर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप अपनी हैंडराइटिंग में भी काम करिए, आपके जो प्रेजेंटेशन है उस पर भी काम करिएगा, क्योंकि उत्तर तो सब लिखते हैं लेकिन लिखते किस ढंग से हैं, उनके लिखने का तरीका क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिए सर हाँ मैंने ये वीडियो देख लिया है, ताकि मुझे मालूम चलता रहे कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार अगले पदों को लेकर के, अगली लाइनों को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।